हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि स्पेशली यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए रहेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन है, एज अ टीचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है टीचर के लिए? तो पहला ऑप्शन पे देखते हैं हम लोग, अनुशासन बनाए रखना। जी नहीं, अनुशासन बनाने के लिए आपको नियुक्त नहीं किया गया है। कक्षा में समयानुवर्ती, भाई टाइम टेबल का ध्यान रखना, वो तो आपको रखना ही पड़ेगा। जब आप भी टाइम टेबल का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे कैसे रखेंगे? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ऑप्शन 3 है। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं सुवक्ता होना, गुड स्पीकर होना ठीक बात है, लेकिन आप स्पीकर गुड होंगे और बच्चे आपसे कुछ नहीं सीख पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका बोलना बेकार है। तो यहाँ हम ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे कि भाई विद्यार्थियों की प्रॉब्लम्स को देखना, समझना, उनकी प्रॉब्लम्स बच्चा कहाँ मतलब लर्निंग में हो रही है उसको ध्यान में रखना, उसके साथ ही साथ उसको रेमेडी देना है ना, उसका मूल्यांकन करते रहना कि भाई बच्चा कहाँ प्रॉब्लम में है, तो उसको रेमेडी देते रहना। यही भाई सबसे बड़ा काम है टीचर का, सबसे पहला काम है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक शिक्षक, भाई एक टीचर है, विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। भाई कैसे कर सकता है? बच्चों में सोशल वैल्यूज़ को डेवलप कैसे करता है? टीचर कर सकता है। भाई बताइए। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ठीक है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर बच्चे कई बार चीज़ों को ऊपर से उड़ा देते हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अनुशासन की अनुभूति, भाई अनुशासन करवाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप यहाँ बच्चों को बैठालने के लिए थोड़ी लाए हैं कि भाई बैठाल के आप अनुशासन में रखेंगे तो बस काम हो गया, ऐसा नहीं है। आदर्श रूप में बर्ताव करना, अच्छी कहानियाँ कहानियाँ सुनाना, कहीं ना कहीं कहानियाँ सुनाने से मोरल वैल्यूज़ डेवलप हो सकती हैं, बट उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बेटर है इन तीनों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बात ये है ये कि भाई जब आप टीचर हैं तो बच्चे आपको ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, आपकी चीज़ों मतलब आपको फॉलो करेंगे, तो आपकी चीज़ों को ज़्यादा देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे। भाई हमारी मैम ऐसे करती हैं तो हमें भी ऐसे करना है, नहीं मेरी मैम ऐसे करती हैं, मैम क्लास में इस तरीके से बिहेव करती हैं। अगर आप बच्चे से जैसे पेश आएंगे तो बच्चा वही वही चीज़ें, भाई जब वो आपसे अच्छी चीज़ें सीख सकता है तो वो आपकी बुरी चीज़ें भी अचीव कर सकता है। तो आपको आदर्श रूप में बन के सामने आना पड़ेगा कि भाई जैसा आप बच्चों से को सिखाना चाहते हैं, जैसी वैल्यूज़ आप उनमें डेवलप करने चाहते हैं, पहले आप वैसे खुद बनिए और उनके सामने वैसे ही पेश होइए, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार एक साधन है, बताना है आपको कि जो अपना फैमिली है वो कैसा साधन है ना। तो परिवार एक साधन है, औपचारिक अब यहाँ पे बात होती है औपचारिक और अनौपचारिक की, ठीक है। तो औपचारिक क्या होता है? भाई औपचारिक वो होता है जहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई टीचर नहीं है पर्टिकुलर, कोई एक चार दीवारी के अंदर सिखा लर्निंग नहीं हो रही है, तो वो हो गई आपकी औपचारिक। बट अगर वहीं अपोजिट बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? भाई टीचर भी होता है एक स्पेशलिस्ट जिसको विशेष ज्ञान होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। टाइम बाउंडेशन भी होता है कि भाई 30 मिनट का पीरियड है, बच्चे को 30 मिनट ये विषय हमें पढ़ाना है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी होते हैं कि भाई 30 मिनट ये मैडम पढ़ाएंगे, 30 मिनट वो सर पढ़ाएंगे। उसके साथ ही साथ एक स्कूल एक जगह भी होती है पर्टिकुलर कि भाई आपको यहाँ पे जाके शिक्षा ग्रहण करना है, यहाँ पे आपकी लर्निंग होगी। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में जाके लर्निंग करने के लिए चले गए। तो ये सब चीज़ें होगी भाई अनौपचारिक शिक्षा की बात। तो जो हमारा परिवार है, सॉरी शायद मैं उल्टा बता गई आपको, सॉरी। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। पूछा यहाँ पे फैमिली के बारे में, तो फैमिली है भाई आपका अनौपचारिक, यानी बात करूँ मैं औपचारिक शिक्षा की तो जिसमें क्या रहेगा भाई? टीचर भी रहेगा, शिक्षक रहेगा, उसके साथ ही साथ एक प्लेस होगी पर्टिकुलर, यानी स्कूल होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं मंदिर में जाके सिनेमा घर में जाके सीखने के लिए चले गए। उसके साथ ही साथ टाइम बाउंडेशन भी रहेगी, कुछ सिलेबस भी रहेगा आपका कि भाई आपको इतना इतना पढ़ना है, इतने समय में पढ़ना, कुछ परीक्षाएं होंगी, कुछ पैटर्न होगा, कुछ मूल्यांकन का प्रोसेस भी होगा। ये सब चीज़ें होंगी भाई आपकी औपचारिक शिक्षा में, याद रखिएगा ये सब मैंने बताया औपचारिक। और अगर बात करें हम अनौपचारिक शिक्षा की तो वो हो जाएगा फैमिली इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, सोसाइटी भी हो सकती है वन ऑफ द एग्जाम्पल।
ठीक है। तो अगर अनौपचारिक शिक्षा का साधन है तो परिवार और फैमिली होगा, जिसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। अनकॉन्शियसली, मतलब कह सकते हैं कि अनभिज्ञ तरीके से आप बहुत सी चीज़ें सीखते चले जा रहे हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते चले जा रहे हैं, बड़ों को फॉलो करके आप सीखते चले जा रहे हैं, बड़ों के अनुभव से आप सीखते चले जा रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप में डेवलप होती चली जा रही हैं अनकॉन्शियसली। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, कोई आपके पास सिलेबस नहीं है, कोई आपका पर्टिकुलर टीचर नहीं है, कोई आपके पास ऐसा मतलब बाउंडेशन नहीं है, आप सीखते चले जा रहे हैं। तो भाई ये हो गई आपकी अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? बताना है आपको कि टीचर्स जो बच्चे हैं अगर खेल रहे हैं स्कूल में तो ये सही क्यों है? शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ठीक है, पर सारी एक पॉइंट की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। भाई शारीरिक ही बच्चे थोड़ी ना डेवलप होते हैं खेलने से, मेंटली भी डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षकों के लिए काम है। भाई टीचर का काम आसान करना, ये कोई सिस्टम टीचर के लिए नहीं बना है, सिस्टम तो बच्चे के लिए बना है। ये तो बात बिल्कुल ही गलत हो गई। टाइम पास करना कोई उद्देश्य नहीं है लाइफ का, ये तो बिल्कुल गलत बात है, नेगेटिव पॉइंट है ये, हमेशा के लिए याद रखिए। आराम करना, टाइम बिताना, टाइम पास करना, वर्डन कम करना, लेबलिंग करना बच्चों को कैटेगराइज करना, भिन्न भिन्न समूहों में बांटना, या फिर ये कह देना कि भाई मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये सब तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते। तो ये सहयोग और संतुलन का विकास कर, बिल्कुल सही है। जब बच्चे ग्रुप में खेलेंगे इससे भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक पक्ष की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं खेलने से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, उसके साथ बच्चा मॉरल वैल्यूज़ भी सीखेगा, कोऑपरेशन भी सीखेगा, सहयोग करना, बैलेंस बनाना सीखेगा कि भाई हमें ग्रुप में, साथ में, समाज के साथ या अपने पीयर्स के साथ, जो उसके साथ सहपाठी हैं उनके साथ कैसे संतुलन बनाना है ना। टॉलरेंस सीखेगा बच्चा, सहन करना सीखेगा बच्चा, शेयरिंग सीखेगा, आपस में बांटना, मिलजुल कर अच्छी तरह से टॉकिंग सीखेगा, बहुत सी चीज़ें बच्चे में डेवलप होंगी। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट बहुत अच्छा है यहाँ इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए भाई टीचर क्या करेगा, टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे भैया इंटरेस्टेड बने रहे क्लास में, बच्चे इंटरेस्टेड रहे लर्निंग में। ऐसा नहीं है आप पढ़ा रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं आपस में टॉकिंग कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम भाई बच्चों का इंटरेस्ट आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए भाई? श्याम पट का प्रयोग, ठीक है, श्याम पट का प्रयोग आप जब तक लिखेंगे तब तक बच्चे श्याम पट पे देखेंगे, उसके बाद फिर बातों में लग जाएंगे, तो ये कोई साधन अच्छा नहीं है। आप डिस्कशन करेंगे भाई, कुछ बच्चे इंटरेस्ट लेंगे डिस्कशन में, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे आपस में बातचीत करेंगे या कहीं और विषय से रिलेटेड ना होकर कोई फालतू की बातों में लग जाएंगे, है ना। या फिर चर्चा किसी और जगह मोड़ ले सकती है ना, सब्जेक्ट को छोड़कर। कहानी कहने से भी आप इंटरेस्ट, कुछ टाइम के लिए बच्चे इंटरेस्ट रहेंगे, लेकिन हमेशा आप कहानी थोड़ी ना सुनाते रहेंगे बच्चों को, है ना। तो यहाँ पे सबसे पॉजिटिव पॉइंट है आस्किंग क्वेश्चन। भाई बच्चे से आप प्रश्न पूछिए, बच्चे एंगेज रहेंगे, इससे एक तो सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि बच्चे सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, ठीक है। बच्चे एक्टिव रहेंगे, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे कि भाई जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड अभी टीचर क्वेश्चन भी पूछने वाला है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ही साथ मूल्यांकन भी होता रहेगा और बच्चे एक्टिव रहेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे। देखते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, अनुप्रेरित शिक्षा, भाई मोटिवेटेड लर्निंग जो हो रही है, टीचिंग हो रही है, ठीक है, शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित कीजिए। भाई आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि जो मोटिवेटेड लर्निंग हो रही है, बच्चे अनुप्रेरित हो रहे हैं, एक दूसरे से प्रेरित हो रहे हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं, तो ऐसी लर्निंग हो रही है, इसमें बताइए कौन सा पॉइंट सही है आपके हिसाब से, कौन सा पॉइंट सही है जो बताता है कि भाई टीचिंग हो रही है जो वो मोटिवेटेड है, बच्चे भी सेटिस्फाइड हैं, टीचर भी कहीं ना कहीं अपना 100% दे पा रहा है और बच्चे कुछ अचीव भी कर रहे हैं, है ना। और बच्चे एंगेज भी हो रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो बताना है आपको इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन 1 है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, भाई बच्चों से मतलब नहीं है बच्चे कितने आ रहे हैं, अगर बच्चा एक भी आ रहा है तब भी आपको उतने ही मतलब इत्मीनान से सिखाना है, उतनी अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड करना है, फैसिलिटेट करना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा एक है या 100 है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, भाई रेमेडियल टीचिंग टीचर द्वारा दिया गया है, ये भी एक पक्ष की बात कर रहा है। भाई आप रेमेडी थोड़ी ना देते रहेंगे,
बच्चे को इवेल्यूट भी करेंगे, उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। बच्चा प्रोत्साहित रेमेडी से अकेले नहीं होगा, है ना। कहीं ना कहीं फिर तो वो आप पे आश्रित हो जाएगा कि भाई हमें नहीं आ रहा, अब टीचर फिर बताएगा, है ना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, अब यहाँ पे भी वही बात आ गई, बच्चे मोटिवेट तब रहेंगे जब टीचिंग में बच्चे टीचर्स से क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ टीचर्स बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा इंटरेस्ट लेगा कि भाई मैम इसका मतलब क्या होता है, टीचर बताएगा कि भाई बेटा इसका मतलब ये होता है, इस चीज़ का ये, इसका ये, मतलब एक्सप्लेनेशन देगा, है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बच्चे भी सेटिस्फाइड रहेंगे और टीचर भी इंगेज रहेगा उनके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो दोनों मोटिवेट रहेंगे और काम भी बहुत अच्छे से होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है। बताना है आपको बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञान, जिसमें बच्चे का तर्क आ जाता है, चिंतन आ जाता है, कह सकते हैं अमूर्त चिंतन आ जाता है, कल्पनाशीलता आ जाती है, ठीक है, सोच आ जाते हैं, थॉट प्रोसेस चलती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये सब चीज़ें हमारा कॉग्निटिज्म से रिलेटिव हैं, इसको हम लोग कहते हैं संज्ञानवाद। तो बात करें अगर हम संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है भाई, कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छी तरीके से कहाँ होगा। भाई घर में होगा, घर में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा, लेकिन वहाँ पे कोई अच्छी तरह से उसे गाइड नहीं कर पाएगा, है ना। खेल के मैदान में उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, बट सबसे अच्छी तरीके से उसका विद्यालय में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। सबसे अच्छा जो डेवलपमेंट उसका कॉग्निटिज्म से होगा वो कहाँ होगा, विद्यालय में होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अब बात करें अगर हम कॉग्निटिज्म डेवलपमेंट, तो संवेदनशीलता आएगी बच्चे में, प्रत्यक्षीकरण करेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, प्रतिमा बनाएगा। भाई बच्चा क्या करेगा, स्कीमास बनाएगा, पहले तो नॉलेज ग्रहण करेगा, फिर अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ बनाएगा, फिर भाई क्या करेगा, प्रत्यक्षीकरण करेगा, चीज़ों को देखेगा, फिर कुछ पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग कहते हैं, स्कीमा बनाएगा दिमाग में, ना। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स मेकिंग होगा उसके साथ ही साथ, भाई कुछ अवधारणाएं बनाएगा, फिर समस्या समाधान भी वहाँ पे सीखेगा, वो चिंतन भी कर पाएगा उन पे, तर्क भी कर पाएगा, कहीं ना कहीं सिंथेसिस उन चीज़ों को टुकड़ों में करके देख पाएगा, फिर उसके बाद उनको क्या कर पाएगा, एनालिसिस कर, पहले एनालिसिस करेगा फिर उसको सिंथेसिस करेगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें बच्चा कर पाएगा। अगर बात करें हम खेल के मैदान की, यहाँ पे बात करें अगर हम खेल के मैदान की, तो खेल के मैदान ऑडिटोरियम हुआ आपका, भाई विद्यालय हुआ, तो यहाँ पे बच्चे को अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता। हालांकि होगा उसका संज्ञानात्मक विकास, बट ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चे का होगा स्कूल में, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 18 का। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होना चाहिए। भाई जो कुछ बच्चे हैं वयस्क नहीं हो पाए हैं, किशोरावस्था में नहीं है, भैया बाल्यावस्था में है बच्चे, तो उनके अधिगम में अभिभावकों की क्या, भाई उनकी लर्निंग हो रही है, तो उसमें टीचर क्या रोल प्ले कर सकते हैं। बताना है आपको कि बच्चे क्या हैं, बच्चे वयस्क नहीं हो पाए, किशोरावस्था में नहीं है अभी, है ना, उनकी लर्निंग में टीचर अपना क्या रोल निभा सकते हैं। तो बात करें अगर हम इस क्वेश्चन की, तो निषेधात्मक, भाई रोक टोक से तो बच्चे में नेगेटिव अवधारणा बन जाएंगे। संवेदना, ज़्यादा सेंसिटिव होना भी अच्छा नहीं है कि भाई आप उसके पीछे ही पड़ के रह गए, उसको छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए बता रहे, छोटे छोटे उसके पीछे पड़ के रह गए, तो फिर वो अपना दिमाग तो कहीं लगा ही नहीं पाएगा, है ना, अपने कॉग्निटिज्म का तो वो यूज़ ही नहीं कर पाएगा, है ना। अब बात करें उदासीन होना, तो न्यूट्रल होना भी कोई बात नहीं कि भाई आपको बच्चा अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो वो भी कहीं सॉल्यूशन नहीं है। अगर बात करें हम ऑप्शन 2 की, अग्र सक्रिय होना, है ना, आगे आगे सक्रिय होना, ताकि उन्हें क्या कर पाए, पेरेंट्स क्या कर पाएँ, उनका मार्गदर्शन कर पाएँ, ठीक है जी, मार्गदर्शन कर पाएँ, उनको गाइड कर पाएँ, उनको निर्देशित कर पाएँ, इसीलिए। और एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो अभिभावकों को सक्रिय रूप से सजग रहते हुए बच्चे की रुचि, इंटरेस्ट को भी ध्यान में, आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, उनकी कैपेसिटी, ऐसा नहीं है कि बच्चा उतना कर नहीं पा रहा है, आपने बोला कि तुझे तो इंजीनियर बनना है और तुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर वाली पढ़ाई करना है, और वो उतना कर ही नहीं पा रहा है कहीं ना कहीं, है ना, और उसका इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियर बनने में, वो बनना चाहता है टीचर, और आप उसे इंजीनियर बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना 100% वहाँ पे नहीं दे पाएगा। तो बात करें अगर हम वहाँ पे, तो बच्चे की क्षमता को भी देखना है, उसके इंटरेस्ट को भी देख के, उसकी जिज्ञासा, किस चीज़ में बच्चा एक्टिव होकर काम कर पा रहा है, किस चीज़ में बच्चा जिज्ञासु है, यानी उसके अंदर
कह सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहेंगे कि जिज्ञासा है। जिज्ञासा यानी कि कह सकते हैं हम लोग सीखने की प्यास है ना, इच्छा है सीखने। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप क्या करेंगे भाई, उसको मार्गदर्शन करेंगे और निर्देशन इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अग्र सक्रिय होना है आपको, और सक्रिय होना कैसे, मार्गदर्शन करना है और निर्देशन करना है, लेकिन उसकी हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं। क्योंकि बच्चे, और प्याजे भी कहते हैं भाई बच्चे और वयस्कों यानी बड़े लोगों में और बच्चों की सोच तो बच्चे भी उतना लेते हैं, लेकिन उनका थिंकिंग लेवल कहीं ना कहीं अलग होता है। कहते हैं मात्रात्मक रूप से तो सेम है, लेकिन अगर हम बात करें क्वालिटेटिव, गुणात्मक रूप से भिन्न है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ 4 स्टेजेस बताएंगे प्याजे ने। कौन सी बताइए भाई, प्याजे ने बताइए कुछ 4 स्टेजेस बौद्धिक विकास की। पहला तो आपका भाई सेंसरी स्टेज है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को स्विस मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे द्वारा पहचाना गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग 4 स्टेजेस कौन सी हैं। ये चार्ट आप लोगों को रट जाना चाहिए, इस चार्ट से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अपने आप में एक टॉपिक है बहुत बड़ा, और इससे कहीं ना कहीं 5 से 6 क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो बात करें कुछ, पहली स्टेज सेंसरी स्टेज है, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। पहले 0 से 2, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल और 11 से कुछ 15 या 16 साल की आप मान लीजिए चौथी स्टेज। तो पहले यहाँ सेंस ऑर्गन से सीखेगा, फिर बच्चा कुछ प्रतीक चिन्ह बना लेगा। फिर यहाँ पे थर्ड स्टेज में आएगा जब बच्चा, तो क्या करेगा भाई, कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए थे यहाँ पे, उनके बारे में सोचने लग जाएगा। जो देख पा रहा है चीज़ें उनके बारे में सोचने लग जाएगा। और फोर्थ स्टेज में बच्चा क्या करेगा, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेगा जो उसने देखी नहीं है, अमूर्त चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे सेंट्रेशन कई बार पूछा था। सेंट्रेशन आता भाई सेकंड स्टेज में, ईगो सेंट्रिक हो जाता है, इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है, अपलटावी का गुण, कि भाई बच्चा कहेगा कि आपने क्या कहते हैं, एक छोटी बॉटल है, बॉटल में एक चीज़ भरी, तो ये मतलब कहीं ना कहीं वो सोचेगा, उसे ये नहीं पता रहेगा, क्या नहीं पता रहेगा कि भाई आपने 1 लीटर का सामान किसी कैंटर में भर दिया है, द्रव को एक कैंटर में भर दिया है। तो यहाँ पे वो माप नहीं कर पाएगा कि भाई ये क्या कहते हैं 1 लीटर है ना, इस तरीके की चीज़ें। यहाँ पे आ जाएगा भाई, क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पे आ जाएगा। फिर इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, सेंट्रेशन आ जाएगी, ईगो सेंट्रिक हो जाएगा, अहम केंद्रित हो जाएगा, जिसको बायगोत्स्की क्या कहते हैं भाई, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। कि भाई बच्चा क्या हो रहा है, खुद से बातें कर रहा है, अपनी समझ बना रहा है। लेकिन यहाँ पे ईगो सेंट्रिक कहेंगे प्याजे, कि बच्चा अहम केंद्रित हो रहा है, अपनी सुन रहा है, किसी के विचारों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। यहाँ पे मेंटल ऑपरेशन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होंगे, बट यहाँ पे जो आ जाएगा वो कौन से मूर्त चीज़ों पे होंगे, और यहाँ पे जो रहेंगे वो अमूर्त चीज़ों पे हो जाएंगे। तो कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेज है। लॉजिक, तर्क कर पाएगा, थिंकिंग कर पाएगा। हाइपोथेटिक, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी फोर्थ स्टेज में। ये बात आपको हमेशा मैं रिवाइज कराती रहती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्तर जिसमें बच्चा, वहाँ पे आंसर था आपका 4 स्टेज प्याजे ने बताए हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोच, पहले ही मैंने अभी बताया इसके पहले कि भाई फोर्थ अवस्था है, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग तो हो जाएगी आपकी कह सकते हैं उसमें कौन सा थर्ड स्टेज में हो जाएगी, 7 से 11 में, है ना। लेकिन सोच किस में पाएगा भाई, मूर्त चीज़ों के बारे में सोचा, सोचना स्टार्ट यहाँ से कर देगा, थॉट प्रोसेस का सोचना स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा। लेकिन सोचेगा किसके बारे में, जो चीज़ उसने पहले से देख रखी है, जिस चीज़ों के उसके दिमाग में स्कीमा बने हैं, पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे टुकड़े बने हैं ज्ञान के, है ना, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करेगा, जो चीज़ें वो पहले से देख चुका है ना। लेकिन सोचना यहाँ से स्टार्ट कर देगा। अगर बात करें फोर्थ स्टेज की, कि भाई हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, अमूर्त चीज़ों पर सोचना, लॉजिक करना, चिंतन करना, है ना। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडियाज़, लॉजिक, सिमेंटिक मतलब सिस्टमैटिक थिंकिंग, सिस्टम से सोचना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। मेंटल ऑपरेशन जिस सब चीज़ें
4th स्टेज में ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चा कर पाएगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा? 3rd स्टेज से हो जाएगा आपका। कौन सी स्टेज भाई? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से स्टार्ट हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, दी हुई है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, भाई कुछ बच्चे हैं जो लर्निंग की में कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो ऐसे बच्चों से आप क्या करेंगे? अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? नहीं भाई, आप बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। मार पीट के आप उन्हें ज्ञान नहीं दे सकते हैं। अगर जब तक वो इंटरेस्टेड नहीं है, साइकोलॉजी तो बात करती है मोटिवेट होने की, इंटरेस्ट की बात करती है, ज़बरदस्ती आप किसी पे थोप नहीं सकते हैं, गलत बात हो गई। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए, भाई कक्षा छोड़ के भगाने वाले आप कोई नहीं हो सकते हैं, ठीक है, आपको इतना अधिकार नहीं है कि आप बच्चे को क्लास से भगा दें, है ना, क्योंकि ये सिस्टम आपके हिसाब से भी नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ बच्चे को केंद्र में रखकर ये सिस्टम चलेगा। चेतावनी देना, भाई वार्निंग देने वाले आप कोई तानाशाह तो है नहीं, है ना, और बार बार आप प्रिंसिपल को बताएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमी है कि आप बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और उस सिस्टम की कमी है जो बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर बच्चा एक क्षमता के साथ संसार में जन्म लेता है और हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कलाएं होती हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं, सभी के साथ, सभी के में अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर एक बच्चा स्टडी में अच्छा नहीं कर पा रहा है तो वो खेल में कुछ अच्छा नहीं कर सकता, या फिर खेल में अच्छा नहीं कर पा रहा है तो वो एक्टिंग में अच्छा नहीं कर सकता। एक्टिंग अगर नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकता होगा, है ना कहीं वो बहुत अच्छा बकता होगा, या फिर कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा लिसनर होगा। कुछ ना कुछ तो वो होगा ही, कुछ ना कुछ क्षमताएं भगवान ने उसे दी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को हटा दें या बच्चे को सेग्रेट कर दें, वार्निंग दे दें कि भाई वो सीखने, तो वो आपकी कमी है कहीं ना कहीं, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें, भाई बच्चे का इंटरेस्ट जागृत करें, आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से बच्चे को इंटरेस्ट जागृत करें कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है। आपकी कमी है, बच्चा नहीं कर पा रहा है, बच्चे की कमी नहीं है ये, है ना। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपकी किसी टीचिंग मेथड में प्रॉब्लम है, आपकी टीएलएम में प्रॉब्लम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप बच्चे को क्या कहते हैं, बच्चे का एवेल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ढंग से आप बच्चे को रेमेडी नहीं दे पा रहे हैं, जो उसकी कमियां हैं उनको दूर करके आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं, आप में पेडोलॉजिकल नॉलेज नहीं है ना। अगर आप बच्चे को रुचि को नहीं अगर अचीव कर पा रहे हैं, बच्चे को नहीं, बच्चे का स्कोर कम हो रहा है, बच्चा अच्छे से नहीं सीख पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आप में कमी है, आपको इन्हें सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, बच्चा बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहें? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सीखने का कोई एक लिमिटेशन नहीं है कि बच्चे ने अगर 4 क्वेश्चन लर्न कर लिए तो उसके बाद उसे कुछ नहीं करना है ना, तो ये कोई बात नहीं हुई। दूसरा ऑप्शन देंगे अतिरिक्त गृह कार्य, भाई गृह कार्य देंगे उसे, कोई मशीन तो मैं बनाना नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित, मतलब जितना सीख सका है उसके आगे की चीज़ें सिखाइए आप उसे, उसमें नीरसता पैदा मत कीजिए कि भाई बच्चा इतनी चीज़ सीख चुका है, अब तुम्हारा काम खत्म है, अब तुम घर बैठो, या फिर अब तुम तो बहुत होशियार हो, उसे ऐसा फील नहीं करवाना है। तो फिर आप पढ़ाएंगे क्लास में तो वो बोर फील करेगा, नीरस फील करेगा कि भाई ये तो हमें पहले से आता है क्या, फिर तो वो खुद टीचर बनने की कोशिश करेगा कि भाई हमें तो ये पहले से आता है, अब हम क्या पढ़ें, हमारा कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे, है ना, तो वो बोर फील करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल फिट है कि बच्चा जितना सीख चुका है उसके आगे की चीज़ें उसे सिखाइए, नए नए टास्क में उसे इंगेज करिए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए कहिए, नया नया ज्ञान अर्जन करने के लिए उसे प्रेरित करिए। ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारा काम खत्म है, तुमने सीख लिया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे देख लेते हैं, फिर भी हम लोग, ऑप्शन तो हमारा 3 राइट है। उनके अभिभावकों को सूचित करेंगे, भाई बच्चों को, टीचर को सूचित कर देंगे आप कि भाई आपका बच्चा बुद्धिमान है, तो ये बताइए, आपने उसकी लर्निंग पे स्टॉप लगा दिया कि आपका बच्चा बुद्धिमान है। अब आपका बच्चा बुद्धिमान है तो फिर वो स्कूल ये किस लिए खोले हैं, कुछ मतलब ही नहीं है फिर, है ना, तो ये कोई ढंग की बात नहीं हुई। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। असंगठित घर से आने वाला बच्चा अपनी सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, भाई ऐसे घर से आ रहा है जो बच्चा कहीं ना कहीं बैलेंस में नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे बच्चा क्या करेगा, ऐसा बच्चा क्या करेगा कि जो असंगठित घर से आ रहा है,
असंगठित घर से आने वाले बच्चा स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ठीक है जी। बात करें अनुशासन और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों के अभाव में, अगर बच्चा ऐसे घर में रह रहा है कि असंगठित घर से मतलब है यहाँ पे इन द सेंस कि भाई बच्चे के माँ बाप अकेले रहते हैं और वो खुद रहता है, बच्चा घर में अकेला रहता है, माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप जॉब पे चले जाते हैं, घर में और कोई है नहीं उसे गाइड करने वाला। ठीक है, कहीं ना कहीं बस उसका बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है और स्कूल से जो वो सीख सकता है वो सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन्ड भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो घर है हमारा वो प्राइमरी एजेंसी है लर्निंग की। भाई सबसे पहला घर हमारा कह सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है जो सीखने का वो घर है। घर से बच्चा स्कूल जाने से पहले बच्चा बहुत सारी चीज़ें घर पे सीख के जाता है। ठीक है, तो अनुशासन आत्मनिर्भरता जैसे गुणों के अभाव में बच्चा ना तो स्वतंत्र अध्ययन कर सकता है और ना ही सफल हो सकता है। तो प्रॉब्लम उसकी यहाँ पे आ जाएगी कि भाई वो स्वतंत्र अध्ययन नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट ले रहे हो आप, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेने के लिए क्या करेंगे, परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा प्राइमरी क्लास को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। बताना है आपको, एक पठन परीक्षण लेना है, यानी बच्चे की रीडिंग कैपेसिटी को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, परीक्षण करना है, टेस्ट करना है प्राइमरी क्लास की। तो एक टीचर को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि भाई टीचर को कैसे गाइड करेंगे, यहाँ पे बात हो रही है टीचर को गाइड कैसे करेंगे, कि वो प्राइमरी क्लास के बच्चों का टेस्ट कैसे लेंगे लर्निंग का, कि भाई बच्चा पठन कितना कर पा रहा है, बच्चा कितना कह सकते हैं यहाँ पे पठन से सेंस है आपका रीडिंग स्किल को आपको ऑब्जर्व करना है। तो टीचर को कैसे गाइड किया जाए कि भाई वो बच्चों का रीडिंग स्किल्स को टेस्ट कर पाए। तो ऑप्शन 1 है आपका यहाँ पे, बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। भाई बच्चों को आप ये बोलने के लिए थोड़ी जा रहे हैं कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे को इससे क्या करना है, इम्पोर्टेंट है या फिर कम है ना। तो आपका काम है कि भाई आप बच्चे को मूल्यांकन समय समय पे करते रहें कि बच्चा कितना सीख पाया है, कहाँ प्रॉब्लम है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। पूर्ववर्ती परीक्षाओं से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना, भाई क्वेश्चंस कुछ हमने चिन्हित कर दिए कि ये 5 क्वेश्चन है, आपको रटना है। ठीक है, और हम पूछे तो इन्हीं 5 के आंसर दे देना है, छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति है और इन्हीं 5 को आपको रट के उत्तर दे देना है। ये कहीं का नियम नहीं है, कोई सा नियम नहीं कहता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना, यानी जो लोअर लेवल के हैं, रीडर हैं, जो मतलब पढ़ पाते हैं अच्छे से, उनको प्रशिक्षण देना, ताकि कक्षा के शेष बच्चे उन्हीं तरीके से किसी भी तरीके से अच्छा करें। तो जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं, उन्हें पढ़ा दो, बाकी जो बच्चे थोड़े से होशियार हैं या थोड़ा सा जानते हैं उन्हें साइड में कर दो। ऐसा नहीं है, सभी को आपको शिक्षा देना है, सभी को लर्निंग के मौके मिलना चाहिए, सभी को कुछ ना कुछ सीख के जाएं और सबको उनकी लेवल के हिसाब से, मतलब जितना बच्चा कर चुका है उसके आगे का उसे सिखाना। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑब्वियसली होगा, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। टेस्ट में आने वाले कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनके उत्तर देने के लिए बच्चे को प्रैक्टिस करवाना है कि देखो भाई इस तरीके से पेपर आता है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, गाइड करना कहीं ना कहीं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण की विशेषता है कि अध्यापक प्रशिक्षण में आने वाले समान प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करा दे, जिससे छात्र परीक्षण में अंक अर्जित कर लेते हैं और अभ्यास में रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे टीचर को इतनी चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, 11 क्वेश्चन है, बचपन का संप्राप्तिक दृष्टिकोण की मान्यता है। संप्रत्यात्मक दृष्टिकोण, संप्रत्यात्मक दृष्टिकोण से सेंस है यहाँ पे कि भाई बच्चे ने कुछ कॉन्सेप्ट बना रखे हैं। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, बचपन का संप्रत्यात्मक दृष्टिकोण की मान्यता, यानी बच्चे ने कुछ कॉन्सेप्ट्स बना रखे हैं, उनकी क्या मान्यता है बताना है आपको यहाँ पे। तो ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, वयस्कों के बराबर होते हैं, ऐसा बोलता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 2 आपसे कहता है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। तो बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में अच्छा माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है, थर्ड है, बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। प्रतीक्षा अवधि बताया इन्होंने बचपन को। फोर्थ ऑप्शन है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी है। बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है यहाँ पे कि बचपन जो होता है, जो हमारा, जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो हमारी थर्ड स्टेज है चाइल्डहुड, है ना। एक तो आपकी दो तरीके से, लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तो लेटर अर्ली चाइल्डहुड है और लेटर चाइल्डहुड है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, बच्चे का क्या होता है भाई, बौद्धिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है ना। तो बात करें अगर हम चाइल्डहुड की, तो खेलना बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। बाल्यावस्था की अगर विशेषता देखें तो हम खेलना, बच्चा ग्रुपिंग में खेलता है, समूह में खेलता है, इसको गैंगेज भी हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं। खेलों द्वारा बालक की संपूर्ण वृद्धि और विकास प्रभावित होती है। बच्चा ग्रुप में खेलता है, आत्मनिर्भरता सीखता है, ठीक है, शेयरिंग सीखता है। वर्तमान में बाल्यावस्था से ही खेल द्वारा शिक्षा का प्रबंध किया जा रहा है। भाई अब जो सिस्टम बन रहा है उसमें बोला है कि भाई बच्चे को बाल्यावस्था में खेल द्वारा सिखाओ आप। जिसकी बात खेल खेल में सीखने की बात कौन करता है, फ्रोबेल करते हैं, ठीक है, किंडरगार्टन के थ्रू। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ 3-4 क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। चलिए ये हो गया, देखते हैं। एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए क्लास में या स्कूल में कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। भाई ऐसा नहीं है, टीचर बच्चा पेरेंट्स अगर नहीं आ रहा तो बच्चे को आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, बच्चे को इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। अभिभावक को लिखेंगे, भाई लिखेंगे कि आप आइए। बच्चे को दंड देना, ये तो बिल्कुल नहीं, दंड तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर भी फिक्स होते हैं और ये एज इट इज़ ही पूछे जाते हैं। जिनमें से एक क्वेश्चन यही है कि अगर टीचर नहीं आ रहा है, अगर टीचर से मिलने के लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अगर पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं तो आप खुद उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे की प्रगति और विकास के बारे में आप उनसे चर्चा कर पाएँ, उनसे आप डिस्कस कर पाएँ कि भाई बच्चा इतना लेवल पे कर पा रहा है, थोड़ा सा आपको भी उसे कोऑपरेट करना है, आपको भी उसे गाइड करना है घर पे, बाकी हम तो यहाँ पे कर ही रहे हैं। तो बच्चे की प्रगति और विकास के बारे में अगर डिस्कशन करना है तो आप ही उनसे मिलने चले जा सकते हैं, है ना, सही है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी, भाई फ्रोबेल ने दी थी, ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके लिए। किंडरगार्टन केजी यानी बाल उद्यान, किंडर यानी बच्चे, गार्डन यानी बगीचा, बच्चों का बगीचा जिसको हिंदी में बोलते हैं बाल उद्यान, इसकी बात करते हैं। फ्रोबेल इन्हीं ने ये मेथड दिया था, सॉरी मेथड कह रहे हैं, पद्धति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, भाई ऐसे बच्चे जो क्लास में प्रश्न पूछ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं लर्निंग में, एक्टिव लर्निंग हो रही है, सब मोटिवेट हैं, टीचर भी इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, अफेक्टिव क्लासरूम है, ठीक है जी। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। प्रश्न पूछ रहे हैं तो भाई टीचर से बाद में मिलो, टीचर बाद में कहेगा कि भाई इतना प्रश्न तू क्यों पूछता है क्लास में, मुझे इतना परेशान क्यों करता है, बात गलत हो गई बिल्कुल ही, ठीक है। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित, कक्षा चर्चा में भाग ले रहा है, सही है, ठीक है, एक बार के लिए ये पॉइंट, पर हमें बेहतर ढूंढना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। लगातार प्रश्न पूछने के प्रोत्साहित करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें और मोटिवेट करना कि भाई प्रश्न पूछो, क्वेश्चनिंग करो क्लास में, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने को, भाई उत्तर ढूंढना ये कोई अच्छा काम नहीं है कि भाई तुम तो उत्तर ढूंढो और हमें बता दो, हमारा भी काम ख़त्म तुम्हारा भी काम ख़त्म, ठीक है। तो ये नहीं है, बच्चे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछें। ऑप्शन 3 यहाँ पे बेहतर होगा, और ये क्वेश्चन एज इट इज़ कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है। जैसे कि अभी आज की क्लास में हमने देखा कि भाई प्रश्न पूछने से क्या होता है, बच्चे सक्रिय रहते हैं, ठीक है, या तो ये पॉइंट रहेगा या ये वाला ऑप्शन रहेगा कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए बच्चे को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, ये भी पॉइंट रह सकता है। या फिर अगर बच्चे सक्रिय रहेंगे और क्लासरूम में अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो क्या होगा, इससे
प्रभावशाली शिक्षण हो रहा है, इसका पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से संबंधित कौन है, बताना है आपको। तो बताइए इसका आंसर। लर्निंग कुशलता यानी एफिशिएंसी हो, ठीक है, कौन होता है बताइए। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना तो हो गया खत्म। प्रश्न पूछना बात का घोतक है कि वे शिक्षण में रुचि ले रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए यही आंसर है आपका। शिक्षण अगर हो रहा है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों और शिक्षकों द्वारा प्रश्न दोनों की सजगता को दर्शाता है कि भाई दोनों एक्टिव हैं, टीचर भी इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चे भी ले रहे हैं। ये शिक्षक एवं छात्रों की शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो यहाँ पे भी आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। श्यामपट्ट पर लिखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ज़्यादा अच्छा पॉइंट नहीं है। प्रश्नों को हल करना ठीक है, उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकते जब ये दोनों नहीं है। तो सबसे सही है प्रश्न पूछेगा बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के लिए किस समूह के अंतर्मुक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट यानी आपका जो ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, अब तो वाइट बोर्ड चल गए, खैर। तो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा गया? आपको बताना है कि भाई देखिए यहाँ पे बताया गया श्रव्य, तो ब्लैक बोर्ड कोई बोलता तो है नहीं, तो श्रव्य तो हो ही नहीं सकता, और दृश्य श्रव्य हो नहीं सकता, क्योंकि जब श्रव्य नहीं है तो श्रव्य नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये दृश्य शब्द तो हो ही नहीं सकता। अगर बात करें हम ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड को भाई दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखेंगे कि जो बच्चे देख देख के, जिसमें बच्चे सीख पाएंगे, ठीक है, लर्निंग का एक सामग्री रहेगी जो बच्चे देख के। ब्लैक बोर्ड बोलता तो है नहीं, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात करें अगर हम शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले दृश्य साधनों की, तो सबसे पहला तो आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, दूसरा आपका मानचित्र हो गया, तीसरा चार्ट हो गया, थर्ड आपका ग्लोब हो सकता है, फ्लैनल बोर्ड भी हो सकता है, बुलेटिन बोर्ड भी हो सकता है, टर्स ग्राफ भी हो सकते हैं। ये कुछ आपके दृश्य साधन हैं TLM के, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के दृश्य साधन। 3 प्रकार के होते हैं भाई, दृश्य होता है, श्रव्य होता है, और तीसरा होता है दृश्य और श्रव्य। जिस दृश्य श्रव्य का अगर हम बात करें तो कौन है सबसे बेस्ट? टीवी, जिसमें हम देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका कौन सा? दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी दृश्य साधन सही है, ठीक है। तो दृश्य सामग्री के रूप में यहाँ पे बिल्कुल सही है श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर हम बात करें दृश्य श्रव्य की, तो जैसे मैंने आपको बताया, चलचित्र यानी कि आपका टीवी हो जाएगा, दूरदर्शन हो जाएगा, वीडियो टेप हो जाएंगे, ये सब आपका दृश्य में आ जाएंगे, दृश्य शब्द में आ जाएंगे। और श्रव्य साधन में वह सामग्री सम्मिलित की जाती है, इसमें श्रव्य इंद्रियां कान से सुन सकें, इसमें आपका रेडियो आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर, हेडफोन आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना चाहिए। और प्रश्न हमारा, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, कुछ बच्चे भाई कम देख पाते हैं प्राइमरी क्लास के, उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना चाहिए, माफ़ करना सही नहीं है, या फिर दंड देना या माफ़ करना, ये सब नहीं है। इसमें दैनिक कक्षा कार्य में उनके माता पिता और मित्रों को सहायता करना चाहिए, फिर उनका जो होमवर्क है उसमें हेल्प करना चाहिए, उनके टीचर्स की, उनके पेरेंट्स की और उनकी। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। सही है ये। अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है या फिर पार्शियली देख पा रहा है, तो बच्चे को श्रव्य सामग्री का आप यहाँ पे यूज़ करिए, यानी बच्चे को क्या करना है आपको यहाँ पे यूज़, यानी कि आपका जिसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई ऑडियो का यूज़ करिए आप, ऑडियोज़ का, ठीक है। विशेष बर्ताव नहीं करना है, विशेष बर्ताव अगर आप यहाँ पे करेंगे तो भाई वो अपने आप को स्पेशल फील करेंगे, या फिर वो अपने आप में कुछ हीन भावना उनमें पैदा होगी कि भाई हम इन अन्य लोगों से भिन्न हैं, या फिर हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, इन लोगों से हीन है या कम कर पा रहे हैं, अच्छा, तो ये उसमें हीन भावना पैदा होगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा।
कि अगर देख नहीं पा रहा है बच्चा तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, रेडियो यूज़ कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, हेडफोन यूज कर सकते हैं, श्रव्य सामग्री यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। अति सक्रिय बालक है, ओवर एक्टिव है बच्चा, तो कैसे उसे सही लेवल पर लाएंगे। पंक्तियाँ बिठाएंगे, एक लाइन में बिठाएंगे, उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, ठीक है। उसे कक्षा में कोने में बैठने को कहेंगे, नेगेटिव ऑप्शन है, ये भी नेगेटिव है। सैंपट आदि साफ करने का काम देंगे। भाई बच्चा के पास एनर्जी है, बच्चा ज़्यादा एक्टिव है और एक्टिव है फालतू की चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं उसे हम क्या करेंगे, कुछ कामों में लगा देंगे, अच्छे कामों, जिससे बच्चा डिसिप्लिन भी रहेगा और उसके साथ ही साथ उसकी जो ऊर्जा है वो अच्छे कामों में लगेगी, है ना। उसकी जो ऊर्जा है वो अच्छे कामों में यूज़ होगी और बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। कुछ ऐसे काम उसे बता देंगे कि भाई क्लास में जैसे कि आपको सैंपट साफ़ करने का काम भी हो सकता है, मतलब ऐसे काम नहीं बताएंगे उसको, कहने का मतलब है उसे बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे। ऐसे काम करने के लिए नहीं आया बच्चा, ये नहीं कि हम उससे अपने घर के भी काम करवा लें या फिर काम करने के लिए, हम कोई वो यहाँ पे नौकरी करने के लिए नहीं आया है। तो बच्चे को बिज़ी रखेंगे, कहने का मतलब कुछ भी काम में, या फिर उसे रीडिंग में बिज़ी रखेंगे, या फिर उसे वो, ताकि वो आपस में कुछ डिसिप्लिन को गड़बड़ ना करे या फिर फालतू जगह अपना दिमाग ना लगाए, बिज़ी रहे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के लिए बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। पृथक पृथक दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, कौन से, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या रहेगा, समान क्षमता वाले बच्चे बैठा लेंगे कि भाई सब बच्चों का लेवल सेम है। कुछ आपने देखा होगा सेक्शन ए सेक्शन बी बना देते हैं, तो सेक्शन ए में कुछ होशियार बच्चों को बैठा देते हैं, कुछ डल बच्चे और कुछ होशियार बच्चों, कम होशियार नॉर्मल बच्चों को, सामान्य बच्चों को सेक्शन बी में बिठा दिया। लेकिन कहीं नहीं ठीक नहीं है, लेकिन ये आजकल हो भी रहा है और कर भी रहे हैं। तो दो प्रकार के ग्रुप रहेंगे, इसमें समान क्षमता वाले, इसमें सभी रहेंगे, यानी कि जो बच्चे समान क्षमता वाले हैं या फिर जो बच्चे वीक हैं, कमज़ोर हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले, सभी यहाँ पे ऐड रहेंगे, ठीक है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है, अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, सहोदरों की, सहोदर यानी उनके भाई बहन जो एक ही मतलब कह सकते हैं उनके सगे भाई बहन, ठीक है, जिनके माँ बाप एक ही हैं, ठीक है। तो ऐसे भाई बहन, या फिर उन पर इफेक्ट पड़ेगा, या फिर दूरदर्शन का, टेलीविज़न का इफेक्ट पड़ेगा, या फिर उनके सहपाठी पीयर्स जो उनके हैं उनका, सहपक्षियों का प्रभाव पड़ेगा, या फिर उनके पेरेंट्स का। तो बात तो यहाँ पे ये सही है कि उनके पेरेंट्स का उन पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप सुनते चले आ रहे हो कि हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट दोनों का मिक्सचर होता है बच्चा, ठीक है। हेरिडिटी यानी वंशानुक्रमण और दूसरा चीज़ है एनवायरनमेंट, दोनों का मिक्सचर है बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट आज के लिए, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि वाले बच्चे बैठाने के लिए बोला गया है। आपकी क्लास में कितने 2 मंदबुद्धि के बच्चे बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप, किसी बच्चे को भगा नहीं सकते हैं, किसी बच्चे को हीन भावना उसमें पैदा नहीं कर सकते हैं, किसी बच्चे को डांट नहीं सकते हैं, किसी बच्चे को मार नहीं सकते हैं, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। या फिर अगर आप स्वीकार करना नहीं चाहते हैं बच्चों को, तो फिर आप घर बैठिए, आपको पढ़ाना ही नहीं है इसका मतलब। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। फिर से वही बात आ रही है कि सिस्टम आपके लिए नहीं बनाया है, ठीक है, सिस्टम सिर्फ बच्चे के लिए बनाया है, ठीक है। प्रधानाचार्य को उनसे किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि, भाई बच्चे को किसी ऐसी क्लास में पहुंचा दो जहाँ पे मंदबुद्धि बच्चे बैठे हैं, ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बात तो हो रही है आजकल समावेशी शिक्षा की, और टीचर को भी उसी तरीके से गाइड किया जा रहा है। ऐसे शिक्षार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे, बिल्कुल सही है। अगर बच्चा कर नहीं पा रहा है तो उसको आप क्या सिखाएंगे कि भाई बच्चा कैसे सीखे, उसको तकनीकें सिखाएंगे, बेटा आप ऐसे सीख सकते हैं। ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो बेहतर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, उपरोक्त में से सभी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे। तो यही था कुछ आज की क्लास में, हमने 20 से 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है।
कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्प करेंगे और आपकी समझ बनाने में, सीडीपी की समझ बनाने में आपको बेनिफिशियल होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक ना किया है तो कर लें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। यही था आज की क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।